विद्यार्थियों, पिछले वीडियो में हम दलीय प्रणाली के प्रकारों पर चर्चा कर रहे थे। इसी को आगे बढ़ाते हुए हम आज जो है बहुदलीय प्रणाली मल्टी पार्टी सिस्टम के बारे में चर्चा करेंगे। यदि किसी देश की राजनीति में काफ़ी बड़ी संख्या में राजनीतिक दल हो तो उसे बहुदलीय प्रणाली कहा जाता है। महाद्वीपीय यूरोप के अधिकांश देशों में, विशेषतः फ्रांस में बहुदलीय प्रणाली है। फ्रांस में कभी कभी राजनीतिक दलों की संख्या 17 से 20 तक हो जाती है। भारत में भी बहुदलीय प्रणाली है। बहुदलीय प्रणाली वाले देश में जब संस्थात्मक व्यवस्था को अपनाया जाता है तो कोई भी राजनीतिक दल अकेले ही मंत्रिमंडल का निर्माण करने की स्थिति में नहीं होता और मिले जुले मंत्रिमंडल यानी कोलिएशन गवर्नमेंट का निर्माण किया जाता है। भारत की बहुदलीय व्यवस्था के अंतर्गत अब तक एक राजनीतिक दल को प्रधानता की स्थिति प्राप्त थी और इसी कारण बहुदलीय व्यवस्था होते हुए भी एक ही दल की सरकार का निर्माण संभव हो सका। लेकिन नवी लोकसभा चुनाव के बाद यह स्थिति नहीं थी और 1996 में 11वीं लोकसभा के चुनाव के बाद यह स्थिति नहीं रही है। बहुदलीय जो प्रणाली है उसके क्या क्या लाभ हैं, क्या क्या गुण हैं, इसके बारे में हम देखें तो जो आलोचकों ने बहुदलीय प्रणाली के प्राय दोष ही ज़्यादा निकाले हैं, फिर भी इसके कुछ गुण बताए जा सकते हैं। वास्तव में जो द्विदलीय प्रणाली के दोष ही बहुदलीय प्रणाली के लाभ हैं, तो उनका उल्लेख हम इस प्रकार से कर सकते हैं। जैसे कि द्विदलीय प्रणाली का दोष क्या था कि उसमें अवसरों की जो सीमितता थी, है ना, मतदान की सीमित स्वतंत्रता थी और यही जो है वो बहुदलीय प्रणाली का गुण माना जाता है। यानी इसमें मतदाताओं को अधिक स्वतंत्रता होती है। जहां दलों की संख्या अधिक होती है वहां मतदाताओं को स्वाभाविक रूप से चयन की अधिक स्वतंत्रता प्राप्त रहती है, क्योंकि वे कई दलों में से अपने ही समान विचार वाले किसी भी दल का समर्थन कर सकते हैं। दूसरा है मंत्रिमंडल की तानाशाही संभव नहीं। बहुदलीय पद्धति में सामान्यतः व्यवस्थापिका में किसी एक राजनीतिक दल को स्पष्ट बहुमत प्राप्त नहीं हो पाता, अतः मिले जुले मंत्रिमंडल का निर्माण किया जाता है। ये मिले जुले मंत्रिमंडल कभी भी स्वेच्छाचारी नहीं हो सकते, क्योंकि सरकार में साझेदारी विभिन्न दलों में से किसी एक दल की असंतुष्टि सरकार के अस्तित्व को खतरे में डाल सकती है। अगला है सभी विचारधाराओं का व्यवस्थापिका में प्रतिनिधित्व। जहां बहुदलीय पद्धति होती है वहां व्यवस्थापिका में सभी विचारधारा के लोगों को प्रतिनिधित्व मिल पाता है और राष्ट्र के सभी वर्गों के विचार सुने जा सकते हैं। नेक्स्ट है राष्ट्र दो विरोधी गुटों में नहीं बढ़ता। द्विदलीय प्रणाली का यह दोष था कि इससे जो है राष्ट्र दो विरोधी दलों में गुटों में बंट जाता है। यह दोष जो है बहुदलीय प्रणाली के द्वारा दूर होता है कि जहां बहुदलीय पद्धति होती है वहां दलीय भावना प्रबल नहीं हो पाती और विभिन्न दलों के द्वारा कुछ सीमा तक परस्पर सहयोग का मार्ग अपनाया जा सकता है और इस प्रकार राष्ट्र जो है वो दो विरोधी गुटों में बंट जाने से बच जाता है। नेक्स्ट है व्यक्तित्व को बनाए रखने का अवसर। यह व्यक्ति को कुछ सीमा तक अपना व्यक्तित्व बनाए रखने का अवसर देती है। यदि एक दल उनके विचारों के अनुकूल नहीं हो रहता है तो वह दूसरे दल को अपना सकता है और उसे अपना व्यक्तित्व इस भय से एक दल में नहीं खोना देना पड़ता कि दूसरा दल उसके विचारों का पूर्णतया विरोधी है। इस प्रकार व्यक्ति की विचार स्वतंत्रता और उसके व्यक्तित्व की रक्षा इसमें संभव हो पाती है। अब हम देखते हैं कि बहुदलीय प्रणाली के दोष क्या क्या हैं। यानी बहुदलीय पद्धति जो है उसकी जो दोष हैं वो गुणों से भी ज़्यादा है। उसका जो उल्लेख हम करें तो देखते हैं कि जहाँ बहुत सारे दल होते हैं वहाँ शासन में अस्थिरता हो जाती है ना। क्यों? क्योंकि वहाँ किसी मतदाता किसी एक दल को स्पष्ट बहुमत नहीं देता और सभी दलों को थोड़ा बहुमत मिलता है। इससे मिली जुली सरकारें बनती हैं और शासन में अस्थिरता का जन्म होता है।
जो कि बहुत अधिक जो है देश के वातावरण को स्थिर अस्थिर बना देता है। जहाँ कहीं शासन में साझेदार राजनीतिक दलों के हित परस्पर टकराते हैं, वहीं विवाद उत्पन्न हो जाता है, जिसका परिणाम शासन का पतन होता है। और बहुत जल्दी जल्दी बदलने वाली ये सरकारें जनता के हित पर विचार ही नहीं कर पाती। बहुदलीय व्यवस्था के कारण फ्रांस को एक लंबे समय तक राजनीतिक अस्थिरता के दौर से गुजरना पड़ा था। फ्रांस के विदेश मंत्री एम ब्रियन ने एक अवसर पर कहा था कि फ्रांस में जिस दिन प्रधानमंत्री पद ग्रहण करता है, उसी दिन उसके किसी साथी के द्वारा उसके पतन का कार्य प्रारंभ कर दिया जाता है। तो यह जो कथन है वो बहुदलीय प्रणाली में आपसी गुटबाजी और उसकी जो सदस्यों में परस्पर विरोधाभास की ओर संकेत करता है कि किस तरह से राजनीतिक दलों के हित आपस में टकराते हैं और वो विवाद को जन्म देता है, जिससे कि शासन जो है स्थिर हो जाता है। दूसरा है नीति की अनिश्चितता। सरकारों के शीघ्र परिवर्तन के कारण नीति की अनिश्चितता उत्पन्न होती है, जिसका शासन के समस्त स्वरूप पर बुरा प्रभाव पड़ता है। सरकार में होने वाले निरंतर परिवर्तन दीर्घकालीन योजना को व्यवहारिक रूप में असंभव बना देते हैं। शक्तिशाली विरोधी दल का प्रभाव। बहुदलीय जो पद्धति में एक व्यवस्थित तथा शक्तिशाली विरोधी दल जो कि संसदीय प्रजातंत्र का आधार है, वो उसका विकास जो है संभव नहीं हो पाता। शक्तिशाली विरोधी दल के अभाव के कारण जनहित की अवहेलना की आशंका सदैव बनी रहती है कि शासक जो है वो निरंकुशता का रवैया अपना सकता है, क्योंकि उसकी नीतियों का विरोध करने का वाला शक्तिशाली विरोधी दल जो है वो बहुदलीय प्रणाली में अभाव होता है। नेक्स्ट है कार्यपालिका की निर्बल स्थिति। बहुदलीय पद्धति में वास्तविक कार्यपालिका अर्थात मंत्रिमंडल और प्रधानमंत्री की स्थिति बहुत निर्बल रहती है, क्योंकि प्रधानमंत्री को हमेशा ही इन अलग अलग राजनीतिक दलों को प्रसन्न रखना पड़ता है। ऐसी कार्यपालिका की स्थिति शोचनीय ही होती है, जिसके सिर पर सदैव अविश्वास के प्रस्ताव की तलवार लटकी रहती हो। स्वार्थी नीतियों का प्रभुत्व। बहुदलीय पद्धति में सरकार जनता के निर्णय का परिणाम नहीं होती, वरन वह तो चालाक और स्वार्थी राजनीतिज्ञों के पारस्परिक गठजोड़ का परिणाम होती है, जो कि स्वार्थी नीतियों का उसमें प्रभुत्व बना रहता है। कार्यकुशलता में कमी। बहुदलीय व्यवस्था के अंतर्गत राजनीतिक दलों के नेताओं का ध्यान सरकार को तोड़ने, गठजोड़ करने तथा किसी भी प्रकार से सरकार बनाने की ओर रहता है। ऐसी स्थिति में प्रशासनिक कार्यकुशलता की बहुत अधिक कमी रह जाती है। दीर्घकालीन नियोजन संभव नहीं। बहुदलीय पद्धति में जब जल्दी जल्दी सरकारों का परिवर्तन होता है, तो लंबे समय को ध्यान में रखकर देश की प्रगति के लिए किसी भी प्रकार की योजना का निर्माण संभव नहीं हो पाता, और इस प्रकार की बहुदलीय पद्धति देश की प्रगति में बाधक होती है। तो इस प्रकार जो है द्विदलीय और बहुदलीय पद्धति के इन विवेचन के आधार पर कह सकते हैं कि बहुदलीय व्यवस्था में गंभीर दोष और भयंकर आशंकाएं हैं। बहुदलीय व्यवस्था मिलीजुली सरकारों को जन्म देती है, जो कि बहुत अधिक कमजोर और अस्थायी होती है, और जिन्हें जनहित के स्थान पर अपने अस्तित्व को बनाए रखने की चिंता सदैव बनी रहती है। वस्तुतः बहुदलीय प्रणाली के चाहे जो भी गुण बताए जाते हों और लोक भावना के वास्तविक विभाजन को चाहे कितने ही सही रूप में प्रकट करती हो, व्यवहारिक आदर्श के रूप में उसे स्वीकार नहीं किया जा सकता। प्रशासन की सबसे बड़ी आवश्यकता स्थायित्व, अनिश्चितता का अभाव, एकता और उत्तरदायित्व की निश्चितता है, और इन गुणों को द्विदलीय प्रणाली के अंतर्गत ही प्राप्त किया जा सकता है। इस संबंध में डॉक्टर फाइनर ने ठीक ही कहा है कि राष्ट्रों की प्रसन्नता और उसके कर्तव्य पालन के लिए बहुदलीय व्यवस्था की अपेक्षा द्विदलीय व्यवस्था अधिक उचित है, और यदि दो ही दल हमेशा चुनाव प्रतियोगिता में उतरे तो असत्यों और त्रुटियों को हर स्थान पर चुनौती दी जा सकती है। केवल फाइनर ही नहीं
वरन अधिकांश राजनीतिक विचारक द्विदलीय व्यवस्था का ही पक्ष ग्रहण करते हैं और वास्तव में यही व्यवस्था अधिक व्यवहारिक और लाभकारी सिद्ध हुई है। भारतीय संघ के विभिन्न राज्यों में फरवरी 1967 के चतुर्थ आम चुनाव के बाद जिन मिले जुले मंत्रिमंडलों का निर्माण हुआ, उनसे भी निर्बलता, अक्षमता और अस्थिरता का ही परिचय मिला। अतः कह सकते हैं कि प्रजातंत्र विशेषतः संसदीय शासन व्यवस्था की सफलता द्विदलीय प्रणाली के अंतर्गत ही संभव है। तो इस प्रकार हमने दलीय प्रणाली के बारे में विस्तृत चर्चा की। दलीय प्रणाली के क्या गुण दोष हैं, एक दलीय प्रणाली, द्विदलीय प्रणाली, बहुदलीय प्रणाली, इसकी समीक्षा की और यह निष्कर्ष निकलता है कि किस प्रकार ये राजनीतिक दल शासन में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वाह करते हैं। तो आज के इस वीडियो में हम इतनी ही चर्चा करेंगे। धन्यवाद।